जो है हम लोग को बताया जा रहा था कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का यानी अतीत की घटनाओं को पढ़ना इतिहास है, लेकिन नया परिभाषा जो है इसमें जिस तरह का इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, उसी तरह प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उसको इतिहास का वह पार्ट जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इतिहास के विषय में। तो देखिए, इतिहास जब हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इतिहास का मतलब हम लोग पहले समझ लेंगे कि क्यों जरूरी है पढ़ना। देखिए, एक तो है नौकरी के लिए तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ नौकरी के लिए इतिहास जानना जरूरी होता है? तो नहीं, इतिहास आज के समय में हमारी जीवन पद्धति बन चुका है। इतिहास अगर यदि आप अपना मतलब नहीं कहता है कि अपना जो इतिहास नहीं जानते हैं वो अपना कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ठीक है, तो इतिहास को नौकरी के लिए भी, एग्जाम के लिए भी पढ़ना जरूरी है, और ये जानने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है कि जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि जैसे जब आप देश के विषय में नहीं जानते हैं, अपना पुराना जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई से क्या मतलब है? ठीक है, तो जब हम इतिहास का जिक्र करते हैं ना, तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है 2 थ्योरी आया था। एक पुराना थ्योरी जो है, जिसे इसका अगर हम खंड करते हैं तो ये बना हुआ है इति प्लस हास। जैसे हिंदी में आप इतिहास का सब संधि विच्छेद इसी तरह करते हैं ना कि इति जोड़ हास। तो इसका मतलब क्या? इति मतलब हुआ बीती और हास मतलब कहानी। तो पुराने समय में जो था कि पहले जो इसका परिभाषा आया था, पहले परिभाषा था कि बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास लाता है। ठीक है, बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये हमारा पहले का थ्योरी, और मतलब जो पहले के विद्वानों ने जो ये परिभाषा दिया था उसमें यही दिया था। लेकिन बाद में जो आधुनिक विद्वान आए थे, आधुनिक इतिहासकारों ने इस परिभाषा को खंडन कर दिया, क्योंकि इसको जो है एक तरह से संकुचित अवधारणा माना, कि इसको माना गया कि ये परिभाषा इतिहास को संकुचित कर देता है। ठीक है, और उसके बाद नया परिभाषा जो आया, तो उसमें इतिहास में जो है अतीत मतलब समझ रहे हैं, बीती हुई बातें, या पास्ट, अंग्रेजी में उसको पास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और या तो हिंदी में भूतकाल लिखते हैं, लेकिन भूतकाल हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अतीत, फिर वर्तमान और फिर भविष्य, इन तीनों को शामिल किया गया है कि इतिहास का अध्ययन का मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन शामिल है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब जैसे इसको फ्रेम अगर करेंगे तो इसमें उन्होंने एक कॉमन नियम बताया कि हम लोग इतिहास को अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि बीती हुई कहानियों से, इसको या तो इस तरह हम लिख सकते हैं, अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान में प्रयोग करते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। ये नया परिभाषा है, और यही परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा इससे व्यापक रूप बना देता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग को बताया जा रहा था कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का यानी अतीत की घटनाओं को पढ़ना इतिहास है, लेकिन नया परिभाषा जो है इसमें जो है बताया गया कि अतीत की घटनाओं से हम सीख करके वर्तमान में हम प्रयोग करते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे। ठीक है,
तो अब देखिए ये तो इतिहास का परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास के विषय में कि इतिहास का ब्रांच कितना है, ठीक है, या फिर इतिहास को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि इतिहास किसको कहते हैं, क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग बीती हुई घटनाओं से सीखते हैं कुछ वर्तमान में। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर से कुछ हम भविष्य के लिए कुछ योजना बना रहे हैं, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि पहले हमारे पूर्वजों ने क्या गलती किया था, उस गलती को नहीं करना है ताकि हमें आगे कठिनाई नहीं हो, ठीक है। तो यही मतलब ये है, और यही आपके लिए भी बता रहा हूँ कि आप भी यही चीज़ कहिएगा कि जो हम आपके जो पहले वाले स्टूडेंट ने जो गलती की है वो गलती आप नहीं करिए ताकि आपका भविष्य खराब नहीं हो, ठीक है। तो अब हम लोग इतिहास को के विषय में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास कितने भागों में बांटा। तो विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। देखिए जो लोग मैट्रिक जैसे पास कर गए हैं तो आप लोग स्वाभाविक है कि छठा, सतवां, आठवां, नौवां, 10वां पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो छठा क्लास में आप पढ़े होंगे ये प्राचीन भारत, ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़िएगा सतवां में आप मध्यकालीन भारत है, ठीक है। और 8वां में पढ़े होंगे आप आधुनिक भारत, ठीक है। अब देखिए 9वां 10वां में एक इतिहास का एक ब्रांच अलग से आता है, वो है विश्व इतिहास, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री विषय, जिसमें हम अमेरिका के समय स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, हिटलर का उदय, नाजीवाद या फिर मुसोलिनी के विषय में पढ़ते हैं, तुर्की का तानाशाह, उस सब विषय में जो विश्व की परिघटनाएं जो हो रहा था उसके विषय में हम लोग 9वां 10वां में पढ़ते हैं। लेकिन जो है अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं उसके विषय में क्योंकि आपके एग्जाम में विश्व के इतिहास से बहुत कम सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपको देखिए हम बता रहे हैं कि किस सवाल इसमें से भी, इतिहास में भी जो 3 पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा सवाल यदि मान लीजिए कि एक कोई 10 सवाल अगर पूछ रहा है, 10 सवाल इतिहास से पूछ रहा है, तो इस तरह से समझिए कि 4 सवाल प्राचीन भारत से पूछा जाएगा, 4 सवाल आपको आधुनिक इतिहास से पूछा जाएगा, 2 सवाल मिडिल हिस्ट्री से पूछा जाएगा। मध्यकालीन इतिहास से अपेक्षाकृत प्राचीन और आधुनिक के विषय में कम पूछा जाता है, क्योंकि देखिए प्राचीन इतिहास की जो घटना है, प्राचीन इतिहास की जो शाखा है उसमें कला एवं संस्कृति जो है वो भी शामिल रहता है, कला एवं संस्कृति, ठीक है। ये आगे हम आपको बताते चलेंगे कि कला संस्कृति में कौन सी कला है क्या, ठीक है। तो ये कला और संस्कृति और प्राचीन इतिहास, ये दोनों जो है हम प्राचीन इतिहास में ही पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मध्यकालीन इतिहास से अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है और आधुनिक इतिहास से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तब देखिए हम लोग इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक माना गया है, ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास कब से कब माना गया है और आधुनिक इतिहास कब से माना गया है, ठीक है। तो हम देखिए इसमें पहले प्राचीन इतिहास के विषय में हम जिक्र कर लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास का उल्लेख यानी तब से शुरू हो जाता है जब हम लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। यानी समझिए कि एक तरह से मोटा मोटी मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से मध्यकालीन भारत से पहले, यानी कि 712 ईस्वी से पहले। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि की खोज हुई है उसका आज तक अध्ययन नहीं हो पाया है। वो आपको हम बताएंगे क्योंकि उसका लिपि चित्रात्मक रहा था, वो अभी भी न पढ़ने योग्य भूमि थी, आगे हम पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। और 712 ईस्वी से पहले, क्योंकि 712 ईस्वी के बाद हमारा शुरू हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। और 712 से लेकर के 1707 तक ये हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है।
712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास का जिक्र है, ठीक है। और 1707 से लेकर आज़ादी की लड़ाई या फिर वर्तमान तक कह लीजिए, या फिर इस तरह से कह सकते हैं इसको 1707 से अब तक जो भी है आधुनिक इतिहास में मान लीजिए। जैसे इसमें आज़ादी की लड़ाई भी है, आज़ादी के बाद की भी भारत की लड़ाई है, ठीक है। हालांकि देखिए एक चीज़ इसमें आप देख लीजिए कि 1707 में जो है मध्यकालीन भारत का जो मुगल शासक में औरंगजेब की शासनकाल तक हम लोग मध्यकालीन भारत मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं 1707 के बाद से। लेकिन एक यदि आप आधुनिक भारत पढ़ना शुरू करिएगा तो उसमें यूरोपियों के आगमन से ही आपको पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। तो यूरोपियों का आगमन कब से शुरू हो जाता है? 1498 से ही, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, तो वहीं से आपको इतिहास आधुनिक भारत शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जैक्टली अगर यदि माना जाए कि आधुनिक भारत कहाँ से शुरू होता है तो 1707 से, ठीक है। तो अभी हम लोग इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को बाद में देखेंगे। पहले हम प्राचीन इतिहास के विषय में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अगले क्लास फिर आगे हम मध्यकालीन इतिहास बताएंगे, फिर आगे हम आधुनिक इतिहास। तो देखिए अब प्राचीन इतिहास के विषय में हम लोग जिक्र करते हैं। जब हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्राचीन इतिहास, जिस तरह का इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, उसी तरह प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। उसको हम देखिए बता देते हैं, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्यैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को भी हम लोग 3 भाग में अलग अलग अध्ययन, और ये हम इसलिए जैसे डिस्कस इस बात का होता है कि इन 3 भाग में, अलग भाग में क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अध्ययन के सुविधा से आप लोग को जो है, हम लोग जब पढ़ने लगते हैं तो उसकी सुविधा के लिए इसे 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल को कब से कब माना गया है, तो जैसे कि हम आपको पता है ना, प्राचीन इतिहास तब से शुरू हो जाता है जब से हम लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। तब देखिए अब हम लोग तीनों को अलग अलग विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। तो देखिए जब प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम चर्चा करते हैं तो इसके विषय में हम समझेंगे कब से कब तक प्रागैतिहासिक काल माना गया था, जिसके विषय में, यानी इतिहास का वह पार्ट जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। जैसे कि जब से हम लोग कोई चीज़, लिखित चीज़ को हम अपनाने लगे हैं ना, या लिखित चीज़ हम लोग को मिलने लगा है, उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। यानी इतिहास से पुराना काल, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वैसा काल, या तो इस तरह से लिखिए कि इतिहास का वैसा काल जिसका, काल का मतलब समझ रहे हैं ना, समय, ठीक है। तो इतिहास का वैसा काल जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। यानी इतिहास का वैसा समय जिसके विषय में हमको कोई लिखित जानकारी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जहां से लिखित जानकारी मिलना शुरू हुआ उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए उदाहरण के लिए हड़प्पा काल से पहले के समय, ठीक है। यानी हड़प्पा काल से पहले का समय जो भी था उसे हम लोग प्रागैतिहासिक
काल में देखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि देखिए आद्य जैसे शब्द से पता चल रहा है कि आधा, इतिहास आधा, मतलब इस समय में क्या हुआ था कि लिखित जानकारी तो मिल गया था लेकिन हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो जैसे कि मतलब इस तरह से लिखिए कि इतिहास का वैसा काल जिसका लिखित जानकारी तो मिल गया लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हाँ, तो आद्य ऐतिहासिक काल जब हम कहेंगे या फिर जब भी आपके विषय में आपके सवाल में या फिर कहीं भी जब आगे पढ़ते हैं तो जब भी आद्य ऐतिहासिक काल का विषय में यदि आप चर्चा सुनते हैं तो समझ लीजिए कि इतिहास का वैसा कालखंड जिसके विषय में लिखित जानकारी तो मिल गया लेकिन जो है उसे आज तक किसी भी विद्वान कह लें या इतिहासकार कह लें उन्होंने नहीं पढ़ पाया, यानी किसी भी मनुष्य ने नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, अब इसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो उदाहरण के लिए हड़प्पा के काल को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा के काल को आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है कि उस समय जितने भी लिखित प्रमाण मिले थे तो वो जो है चित्रात्मक था। चित्रात्मक लिपि उस वक्त ज़्यादा प्रयोग हुआ था, यानी मतलब इस तरह से इसका क्या मतलब था जिसने लिखा है वही जानते हैं, आज तक किसी ने नहीं पता कर पाया। ठीक है, कि इसमें अगर यदि आपसे देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस काल में या हड़प्पा के समय में कौन सी लिपि थी, देवनागरी लिपि दे दिया जाएगा और 2-3 लिपि दे दिया जाएगा और एक देगा चित्रात्मक लिपि। तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा के काल में कोई लिपि की चर्चा नहीं होती, सिर्फ चित्रात्मक लिपि होता था। ठीक है, उस वक्त के जो लिखित प्रमाण थे उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है और इसी वजह से उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या है, तो ऐतिहासिक काल जो है उस तरह के वैसे इतिहास काल के वैसे खंड को कहा जाता है जिसमें लिखा पढ़ा जाने लगा, मतलब जो है जिस कालखंड में इतिहास की जानकारी जो है जो भी जितने भी लिखे गए थे उसको पढ़ लिया मनुष्यों ने। तो यानी इसके विषय में अगर यदि लिखेंगे तो इतिहास का वैसा कालखंड या वैसा काल जिसमें लिखित जानकारी तो मिल गया था लेकिन साथ ही साथ उसका अर्थ भी पता चल गया या फिर अर्थ भी जानकारी मिल गया। तो वैसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहे हैं, यानी इस तरह से कहिए कि इतिहास काल का वैसा कालखंड जिसमें लिखित भी जानकारी मिले और साथ ही साथ उसका जानकारी भी मिल गया कि वो क्या लिखा गया है। ठीक है, अब इसके उदाहरण में अगर यदि हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के काल से आज तक। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध के काल जब थे, जब महात्मा बुद्ध का काल जो मतलब जब वो थे उससे पहले जितने भी लिखित जानकारी मिला है उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाए लोग। तो महात्मा बुद्ध के काल से लेकर के आज तक वो जो है ऐतिहासिक काल कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसके विषय में पढ़ लिए कि तो इतिहास का कितने खंड होते हैं। सबसे पहले तो इतिहास का 3 खंड होते हैं। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, और एक आपको बताया था कि एक और इतिहास है जिसको विश्व इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली के विषय में इटली की एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इटली के विषय में पढ़ते हैं या और भी मतलब पढ़ते हैं। तो वो हम
अलग से चर्चा करेंगे। और वो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके विषय में ऐसे भी सवाल कम पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। आपको यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल तक के में भी बहुत कम पूछा जाता है, यूपीएससी में वो भी मेंस में भी लगभग नहीं पूछा जाता है, समझ गए। लेकिन ये इतिहास, ये भारत का इतिहास जो है इसमें सबसे ज़्यादा सवाल, आपको इतिहास में जो भी सवाल आएगा तो भारत के सवाल से, इतिहास से आएगा, जिसमें प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से ज़्यादा सवाल आएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भाग में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसे कि प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी कहाँ कहाँ से मिला, ठीक है। क्योंकि प्राचीन इतिहास जब हम कह रहे हैं कि जब लिखित संसाधन नहीं थे, मनुष्य उस वक्त उतना जागरूक नहीं थे, तो आज हम लोग जब जैसे आज 2023 में हम पढ़ रहे हैं तो किस किस संसाधन को देख, और यदि जैसे हम आद्य ऐतिहासिक काल करें तो उस वक्त के लोग कोई भी आज जिंदा नहीं होंगे, तो कैसे हम पता किए कि ये प्राचीन इतिहास का स्रोत या फिर प्राचीन इतिहास में ऐसा ऐसा घटना घटा होगा। तो इस स्रोत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत में।